वेलकम टू शिखर स्मार्ट क्लासेस में सर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9 का है, जिसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट। देखिए, इसमें मैं जैसे हर सब्जेक्ट को नोट्स बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसी तरह मैं इसमें भी कन्वर्ट करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। इसमें आपको हिंदी से है ना इसका आंसर और इंग्लिश से इसका क्वेश्चन के साथ में उसको बताया गया। इसमें से जो विद्यार्थी होंगे ऐसे जो कि बिहार बोर्ड से हिंदी से तैयारी कर रहे होंगे या फिर इंग्लिश से कर रहे होंगे, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न के भी स्टूडेंट होंगे, तो इसमें सारे चीज़ को कवर कर लिया गया। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोट्स जरूर उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ में इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर मिडिल क्वेश्चन से लेकर सारी चीज़ आपको लॉन्ग टाइप से लेकर हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल सके। आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन है ना, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब देखिए, विज्ञान ही है और विज्ञान का कौन सी शाखा है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें संगठन के बारे में, कोई भी पदार्थ उसके संगठन के बारे में, संरचना के बारे में है ना, उसके गुण के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ होता है उसके गुण के बारे में, और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो भी परिवर्तन होता है, जो जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, दूध का फटना, चाहे वो मोमबत्ती का जलना, वो सब क्या है, तो उसका संरचना, गुण और सारी प्रक्रिया, जो प्रतिक्रिया हो रहा है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें आप किस में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, रसायन में पढ़ते हैं। अब आते हैं कि रसायन शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है। देखिए, रसायन शास्त्र के जो पितामह हैं वह फ्रांसीसी रसायनज्ञ है ना, एंटोनी लेवाइजर है ना। तो एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है रसायन विज्ञान के पितामह। देखिए, यही है रसायन विज्ञान के पितामह, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। नेक्स्ट आते हैं कि फ्रांस, ये हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। देखिए, भारत का जो रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, वह भारत का रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह है, तो ये कौन है, तो डॉक्टर प्रफुल्ल राय। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये डॉक्टर प्रफुल्ल राय जो है, यह क्या है, भारतीय रसायन विज्ञान के या पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। देखिए, रसायन शास्त्र मुख्यतः जो है ना, वह 3 होता है ना। भौतिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन, और उसके बाद होता है अकार्बनिक रसायन। मतलब भौतिक रसायन जो विज्ञान है उसको 3 मुख्यतः जो है वह 3 पार्ट होते हैं। वैसे रसायन को तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलते हैं, पहला है कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें जो है ना सिद्धांत, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, वह हो गया भौतिक रसायन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कार्बन के अगर यौगिक का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। इसका मतलब हुआ कोई वस्तु में कार्बन के बारे में, जो कार्बन रहता है ना, तो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कार्बनिक रसायन करेंगे और कहेंगे, और कहते हैं अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम धातुओं और अधातुओं की प्रतिक्रिया, गुणों और उपयोगों का है ना अध्ययन करते हैं, वो हो गया कौन सा, तो रासायनिक विज्ञान रसायन, अकार्बनिक रसायन हो गया, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का अकार्बनिक जो हो गया, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, आयतन किसे कहते हैं। देखिए, त्रिविमीय स्थान, जैसे कोई भी वस्तु हो जिसमें कि 3 विमीय हो। त्रिविमीय का मतलब हुआ कि वह 3 डायमेंशनल हो। इसका मतलब जो जिससे कि इसमें जिसमें कि हाइट भी हो, लेंथ में हो, ब्रेथ भी हो, सारी चीज हो। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, लेकिन आप एक लाइन खींच देते हैं तो वह आपका सिर्फ 2 विमीय, मतलब 2 विमीय हो गया, है ना। त्रिविमीय का मतलब हुआ जिससे कि आप अच्छे से उसको पकड़ सकते हो। जैसे मोबाइल को आप इसको पकड़ सकते हो, लेकिन एक लाइन खींच देकर उसको आप नहीं पकड़ सकते, वो 2 विमीय है, ठीक है। तो आयतन किसे कहते हैं, तो त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक कटोरा ले लिए, कटोरा में जो पानी रहता है, वह जो जिसमें पानी रहता है, जितना पानी अट रहा है वो आयतन में अट रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो
और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब क्या बोला कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या, आपके हाथ में कुछ स्थान घेर रहा होगा, आपके सामने जो किताब होगा वो क्या कुछ स्थान घेर रहा होगा, जो टेबल पर रखी हो जो कोई भी चीज़ कोई थोड़ा सा भी अगर स्थान घेरे और जिसमें थोड़ा सा भी वजन हो, द्रव्यमान हो, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वो पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब वो पदार्थ सारे वस्तु जो है जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ भी वजन हो, है ना, वह पदार्थ कहलाता है। ताप बढ़ने पर कणों के वेग में क्या होता है, देखिए ताप बढ़ेगा तो कण का जो वेग में होता है वह क्या होता है, वृद्धि होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु हो, है ना, ताप बढ़ेगा जिसका मतलब ये चाय, गर्म चाय, इसका में अगर ताप बढ़ा होगा तो इसका जो कण है उसका वेग में क्या होगा, वृद्धि हो गया होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो कण है, ये जो कण है वह बिल्कुल वृद्धि हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए अगर देखा जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 5 भी होते हैं, इसी में दिया गया है, लेकिन कुछ पार्ट में आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप समझना है पदार्थ जो है मुख्यतः वह 3 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, तो देखिए सबसे पहला होता है ठोस, है ना, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। मतलब पदार्थ जो मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो आते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि कोई भी पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ हो, है ना, कोई भी पदार्थ हो उसके बीच में क्या होता है, एक बल लगता है। देखिए ये बॉन्ड बनाकर है ना, उसी तरह ये भी बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया। इसका मतलब हुआ इसमें जो बल लग रहा है, इसके इस कण के बीच में जो बल लग रहा है, ये सब जो दिखता है, ये जो दिखा रहे हैं, ये दिखता नहीं है, ये क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कण रहते हैं और वह जिसके करते यहाँ पर जो इस दोनों के जो बीच में जो बंधन लग रहा है, वो जो बल लग रहा है उसी को कहते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल, ठीक है। अब लोग ध्यान रखें, अगला है कि अंतरा अनुक स्थान किसे कहते हैं। देखिए अंतरा अनुक स्थान क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। इसका मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसके बीच का जो स्थान होता है ना, जैसे देखिए यह जो लिक्विड है इसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान है, ये सब स्थान है ना। गैस में ज़्यादा स्थान होता है, इसमें बिल्कुल कम स्थान होता है ना, लेकिन स्थान होता है। तो ये जो स्थान है, ये जो स्थान जो दिख रहा है यह क्या कहलाता है, अंतरा अनुक स्थान कहलाता है ना। तो यह अंतरा अनुक स्थान हो गया, है ना। नेक्स्ट आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए मुख्यतः अगर देखा जाए पदार्थ को 3 अभी तुरंत बताए थे। पदार्थ जो है 3 अवस्था में होते हैं, है ना। एक होता है ठोस, एक द्रव और गैस, है ना। कुछ ठोस का उदाहरण लिखे, ठोस पदार्थों का। आप जरूरी नहीं कि हम जो लिखें वही लिखिएगा, आपको जो भी और रहेगा ठोस में वो आप लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ मैं लिख दिया हूँ, जैसे देखिए लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, लोहा हो गया। आप और भी बहुत सारी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कुछ द्रव्य का उदाहरण। जो द्रव है, कुछ ऐसे द्रव का उदाहरण लिखे, द्रव मतलब, है ना। तो देखिए जब जो द्रव्य अवस्था में रहता है ना, यहाँ पर जो द्रव्य अवस्था में रहता है उसका कुछ उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए पानी हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, ये सब सारे जो हो गया वो सारे चीज क्या है, द्रव का एग्जाम्पल है। आप इसमें और भी कुछ बढ़ा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ गैस का उदाहरण लिखें। अगर कुछ गैस के उदाहरण की बात करते हैं तो उसमें आते हैं वायु आते हैं, ऑक्सीजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और बहुत सारे अदर गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब मानव शरीर में लगभग क्या होता है, कितना प्रतिशत जो है जल है, लगभग 70%। शरीर का जो है लगभग 70% जो है जल ही रहता है। पानी कितने डिग्री तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है, देखिए पानी जो उबलना प्रारंभ कर देता है वो 100 डिग्री तापमान पर जो है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, वह क्या होता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। अगर उसी को देखा जाए, अगर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। अगर केल्विन की बात करें तो 373। नाम एक ही है, आप चाहे आप 1 kg बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, दोनों बात एक ही पड़ता है, ठीक है। वही बात हो गया कि अगर इसका देखा जाए कितने में, तो वो तीनों अलग अलग नाम रखा हुआ है, नाम अलग है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी अलग टाइप से पूछ देगा, तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आते हैं पानी कितने डिग्री तापमान पर जमना प्रारंभ कर देता है, तो 0 डिग्री पर सेल्सियस पर जमना प्रारंभ कर देता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप केल्विन की बात करें तो 273, है ना, 0.15, है ना, केल्विन। तो ये 273 केल्विन, अगर बात करें केल्विन मतलब केल्विन में रहेगा तो 273.15, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ठोस पदार्थों के आकृति और आयतन, है ना, उसके आयतन कैसे होते हैं। देखिए ठोस पदार्थ जो होता है उसका आकृति और आयतन बिल्कुल निश्चित होते हैं, निश्चित मतलब फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो बिल्कुल खिंचा के बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, उसका जो आयतन, हाँ उसको तोड़ मड़ोड़ के किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको वो फिक्स्ड रहता है ना। मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है,
इसकी जो आकृति आयतन है पेंसिल है ना, तो इसका आयतन बिल्कुल फिक्स है, ये भी फिक्स है इसका आकृति आयतन, इसका भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, लिक्विड है, इसको आप नीचे गिराइएगा, ग्लास में रखिएगा, कप में, कप क्या आकार का रहेगा, कटोरा में रख दिए, कटोरा आकार बन जाएगा। मतलब ये क्या अनिश्चित है, मतलब ये बदल सकता है। पानी को दिए ग्लास में रखा, ग्लास में, थाली में रखेंगे, थाली आकार हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर गैस की बात करें यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि ठोस पदार्थ के कण, है ना, कैसे रह सकते हैं। तो देखिए, ठोस पदार्थ का जो कण होता है वो कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते। इसका मतलब वो होता है, वो फिक्स रहने के कारण से क्या होता है, उसका जो कण होता है वो बिल्कुल इतने फिक्स होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का, देखिए यहाँ पर जो कण है, सॉलिड का जो कण दिखाया गया, या इसके और नज़दीक नहीं आ सकता है और ना ही इससे दूर जा सकता है ना। ये क्या होता है, अगर दूर जाएगा तो फिर ये सॉलिड नहीं रहेगा, है ना। इसका जो कण होता है ना ही मतलब एक ना ही दूर जा सकता है, ना ही निकट आ सकता है ना। अब आते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, अपने वेग के कारण किसी कण में उत्पन्न ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब अपने वेग के कारण जो भी कण में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ठोस पदार्थों का घनत्व। तो यहाँ पर देखिए घनत्व की बात हो गया, तो घनत्व पहले तो ये समझेंगे, तो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है, हाई होता है। इसका मतलब हुआ कोई भी ठोस पदार्थ को डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो घनत्व पहले कहते हैं कि किसी द्रव की इकाई, है ना, आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। इसका मतलब हुआ किसी द्रव्य का जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, उसके आयतन का जो द्रव्यमान का उसके घनत्व कहलाता है। इसका मतलब जो उसका द्रव्यमान होता है, उसका जो इकाई होता है, वो जो द्रव्यमान रहता है उसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो सूत्र होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो घनत्व का जो सूत्र होता है क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक कैसे होते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ को जो द्रवणांक होता है ना, द्रव में कन्वर्ट होना, है ना, क्वथनांक भी होता है, दोनों क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों, उसका जो द्रव में कन्वर्ट होता है वो भी हाई टेम्परेचर से होता है, क्वथनांक भी होता है कि हाई में होता है ना। नेक्स्ट होते हैं जालक किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में उसके अवयवी कण नियमित रूप से सजी रहते हैं, जिसे जालक कहते हैं। इसका मतलब कोई भी सॉलिड होता है, उसका जो कण होता है बिल्कुल नियमित रूप से, देखिए क्या होता है, नियमित रूप से क्या होता है, सजे हैं, है ना, बिल्कुल सजा नियमित रूप से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जालक। मतलब ये पूरा का जो पार्ट होता है इसी को हम लोग जालक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि क्या ठोस पदार्थों में असंपीड्य का गुण होता है। तो देखिए, हाँ, असंपीड्य, पहले ये समझेंगे असंपीड्य है क्या, पहले ये देख लीजिए। हाँ, ठोस पदार्थों में असंपीड्य का गुण होता है। असंपीड्य का मतलब क्या हो गया, तो पहले ये समझेंगे असंपीड्य का अर्थ क्या होता है। तो ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को क्रमशः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका मतलब हुआ आप कोई भी ठोस पदार्थ को पूरा दाब प्रेशर लगाइएगा तो उसका आयतन बढ़ नहीं जाएगा। इसका मतलब आप खींच के उसका, जैसे मान लीजिए कटोरा हो गया, उसका आयतन को आप बढ़ा दीजिएगा खींच के, है ना, या पूरा दाब के उसका जो होता है उसको घटा नहीं सकते उसका आयतन। हाँ, वो टेढ़ा आकार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो क्या होता है, वह घटकर उसका आयतन घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ये दोनों नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें ठोस पदार्थ में असंपीड्य का गुण होता है ना। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए, है ना, सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की अवस्था में परिणत हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जैसे सॉलिड हुआ, तो सॉलिड को डायरेक्टली अगर गर्म करते हैं, डायरेक्टली पहले कोई भी आपको पता, कोई भी सॉलिड को अगर गर्म करते हैं, प्लास्टिक ले लीजिए, तो पहले लिक्विड में आता है फिर गैस में आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट सॉलिड रहेंगे, डायरेक्टली वो गैस में चल जाएगा, और गैस को डायरेक्ट ठंडा करिएगा तो सॉलिड में आता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं। तो कौन कौन से पदार्थ देखिए, तो लिखा कुछ ऊर्ध्वपात किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ, है ना, ऊर्ध्वपात कहलाता है। इसका मतलब जब डायरेक्टली जो ऊर्ध्वपातन के समय जो होता है ना, जो ठोस पदार्थ होता है उसको ऊर्ध्वपात कहते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे ठोस पदार्थ का नाम बताएं जिन्हें गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है। मतलब बोल रहा है कि ठोस रहेगा, है ना, ठोस रहेगा, लेकिन उसको जब गर्म करेंगे लिक्विड में नहीं बदलेगा, है ना, द्रव में नहीं आएगा, डायरेक्टली गैस बदल जाएगा। देखिए, अमोनिया क्लोराइड हो गया, इसको नौसादर कहते हैं, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, है ना, तो ये सब सारे जो है उसको डायरेक्टली गर्म करने पर डायरेक्टली क्या होता है, वह गैस, और गैस को डायरेक्टली ठंडा करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं
प्रसरण किसे कहते हैं? प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। देखिए, द्रव के कण जो होता है अन्य द्रव में अगर प्रवेश करता है उसको लोग प्रसरण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए पानी रखे हैं, उसमें कोई लिक्विड वैसा जो कलरफुल डालते हैं तो उसमें मिल जाता है, तो मिलना और वो कहलाता है डिफ्यूजन, है ना, प्रसरण कहलाता है। द्रव के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? देखिए, द्रव में जो होता है ना अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है बिल्कुल कमजोर होता है, उतना भी कमजोर नहीं होता है, गैस से थोड़ा तो ठीक ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, सॉलिड में ज़्यादा आंतरिक आकर्षण जो बल है वो डायरेक्ट ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है, इससे थोड़ा कम ही लगा हुआ है, इसमें जो स्पेस भी है ज़्यादा और ये बल भी कम लगाता है, इससे भी कम लगाता है गैस में, ठीक है। इसका मतलब वो क्या होता है? कमजोर होता है। द्रव के अंदर अंतराण्विक स्थान कैसा होता है? वो भी क्या होता है? अंतराण्विक स्थान जो होता है, स्थान बोलेगा ज़्यादा होता है, इसका मतलब हुआ कि ठोस के अपेक्षा वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है ना। इसमें देखिए कहीं कहीं ज़्यादा स्थान होगा, कहीं कम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो होता है ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो गैस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि द्रव की आकृति और आयतन कैसा होता है। देखिए, द्रव की आकृति और आयतन जो होता है बिल्कुल निश्चित क्या होता है? द्रव का आकृति अनिश्चित होता है ना, लेकिन आयतन जो होता है, आयतन का मतलब इसका मतलब समझिए कि अगर इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर हम एक इससे एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जो आधा ग्लास पानी है ये इसका आकृति है, ठीक है, तो आकृति क्या होता है? अनिश्चित हो गया, ठीक है, अनिश्चित। इसका मतलब इसको हम एक थाली में डालेंगे, एक बड़ा बाल्टी में डालेंगे तो उसका जो होता है वो पानी उतना ही रहेगा। इसका मतलब आधा ग्लास, अगर ग्लास में पानी है तो बाल्टी भी आधा नहीं भर जाएगा, इसका मतलब वो ये जो हो गया तो इसका आकृति हो। लेकिन हाँ, आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित। इसका मतलब आयतन उतना ही रहेगा, ठीक है। आकृति क्या होगा? अनिश्चित। आकृति का मतलब इसमें रखें तो ग्लास के जैसा है, मग में रखें तो मग के जैसा बन जाएगा, कटोरी में रखें कटोरी, इसका मतलब वो क्या हो? अनिश्चित है, ठीक है। लेकिन इसका आयतन ये पानी बढ़ के बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि द्रव के घनत्व के ठोस से ठोस का घनत्व कम होता है या अधिक। तो द्रव के घनत्व से ठोस का घनत्व जो होता है बिल्कुल ठोस का घनत्व क्या होता है? वो कम होता है, ठीक है। अगला आते हैं, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। देखिए, वायु में नाइट्रोजन है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और कुछ अन्य गैस, बहुत सारे गैस भी मिले हैं, है ना। अब आते हैं वाष्पन किसे कहते थे? किसी द्रव का कमरे के ताप पर, है ना, ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर, है ना, वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब देखिए, कोई भी सॉलिड को आप गर्म करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? भाप में बनता है। अब भाप बनकर जब उड़ता है उसी को कहते हैं हम वेपोरेशन या वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता किसे कहते हैं? है ना, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित, है ना, जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि वायुमंडल में जो भी जल वाष्प होता है ना, जल वाष्प मतलब देखते होंगे आप, ओस भी देखते होंगे ठंडा के समय में, वह जो मात्रा रहता है उसको आर्द्रता कहते हैं। या फिर सुबह सुबह में आप लोग देखते होंगे कि जो घास होते हैं, घास पर थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, ओस जो रहता है वह उसको क्या कहता है? वो आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क किसे कहते हैं? शुष्क मतलब सूखा। जब उस ताप पर, है ना, वायु के सामान्य मात्रा से कम जलवाष्प उपस्थित रहता है तब वायु शुष्क कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि पानी बिल्कुल ना के बराबर, सूखा सूखा रहे, है ना, ड्राई टाइप से। मतलब ठंडा के दिन में अपना स्वेटर वगैरह बैग पर छूते होंगे तो वो पानी पानी रहता है, लेकिन गर्मी के दिन में ऐसा नहीं रहता, बिल्कुल सूखा रहता है, उसको कहते हैं ड्राई कहते हैं, शुष्क कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल जाता है उसे गलनांक। अगर जो तापमान, मतलब आप अगर कोई भी सॉलिड को अगर किसी आग पर देते तुरंत नहीं गलना स्टार्ट होता है, थोड़ा समय लगता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है ना, पिघलना, तब उसी को कहते हैं गलनांक, है ना। क्वथनांक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये तो था मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं, जिस तापमान पर कोई तरल उबलने लगता है, अगर मान लीजिए कोई तरल जो होता है वह क्या होता है? उबलने लगता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, है ना, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना, है ना। तो उबलने जब लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ की गैस की अवस्था। अब आते हैं पदार्थ का कुछ गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो गैसों की आकृति और आयतन कैसे होते हैं? देखिए, गैस का आकृति जो आयतन, आकृति हो या आयतन हो, दोनों अनिश्चित होता है। ना उसका आकृति रहता है फिक्स्ड, ना आयतन फिक्स रहता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप गैस को बलून में रख कर अगर डायरेक्टली फोड़ते हैं तो गैस उतनी दूर में नहीं रहेगा, फैल जाएगा। आप एक कैंडल को जलाते हैं या आप एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो गैस होता है बिल्कुल फैल जाता है। इसका मतलब वो फैल जाता है, तो वह उसका ना आकृति फिक्स्ड है ना आयतन फिक्स्ड है ना। गैसों का घनत्व कैसा होता है? तो गैसों का घनत्व ठोस और द्रवों की तुलना में निम्न होता है, मतलब उसका जो डेंसिटी भी होता है बिल्कुल जो होता है बिल्कुल ना के बराबर निम्न होता है, कम होता है।
गैसों में संपीड़क कैसा होता है? देखिए गैस का जो संपीड़ितता का होता है बहुत अधिक होता है। इसका मतलब हुआ वो टूट फूट के अलग होने का चांस में बहुत ज़्यादा रहता है ना, चांस के रहता ही बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मतलब उसमें असंपीड़ितता जो गुण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको ध्यान रखिएगा इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया है ना। अब आते हैं सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया सीएनजी। अगला आते हैं गैसों का प्रसरण या विसरण किसे कहते हैं? तो घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का प्रसरण या विसरण कहते हैं। इसका मतलब तो क्या बोल रहा है कि गैस में परस्पर मिश्रित हो जाने, जो मतलब मान लिया अगर किसी चीज को आप जलाते हैं तो वो क्या होता है, गैस में पूरा मिश्रण हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको प्रसरण कहते हैं, है ना। वो क्या होता है, फैल जाता है, मिल जाता है हवा में, तो मिश्रण हो गया। अब आते हैं कि संघनन किसे कहते हैं? तो पदार्थ के गैसीय रूप या, है ना, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव के रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। इसका मतलब जब पदार्थ को गैस के रूप में, है ना, डायरेक्टली गैस से आपको द्रव में, है ना, रूप में परिवर्तित होता है, वो संघनन होता है। इसका मतलब कोई गैस रहता है वो डायरेक्टली अगर कोई लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग संघनन वहां पर कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है दाब किसे कहते हैं? तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं। मतलब कोई भी सतह होता है, जैसे कोई भी बल, अगर मान लिया आप अगर एक बेंच पर लगाते हो बल, है ना, या आप किसी के बॉडी पर बल लगाते हो, तो वहां जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ होगा, है ना, जो अविलंब बल लगा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वो दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है ना। अब आते वायुमंडल दाब क्या होता है? देखिए जिस तरह हम दाब लगाते हैं किसी वस्तु पर, वायुमंडल भी दाब लगाता है ना। उसी दाब के कारण से हम लोग के वजन भी डिपेंड करता है। देखिए वायु का दाब, है ना, वायु का दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। वायु का जो दाब हो गया वायुमंडल दाब हो गया। पास्कल किसे कहते हैं? तो दाब का इकाई, है ना, जो दाब जहां पर से हम बल लगाते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, जो पहला जो बल जहां लग रहा है उसको हम लोग पास्कल कहते हैं। वाष्पन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर, है ना, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अवशोषित उष्मा को मात्रा की वाष्पन की उष्मा कहलाता है। देखिए वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या हो गया? तो कोई भी क्या होगा, क्वथनांक लिखा हो, कोई भी उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से, अगर मान ली कोई लिक्विड में रहता है और डायरेक्टली क्या होता है उसको गैसीय अवस्था में जब लाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो उष्मा लगता है उसको वाष्पन गुप्त उष्मा कहते हैं, है ना, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अगला है हिमांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। इसका मतलब फ्रीजिंग हो गया, है ना। जब डायरेक्टली क्या होता है वह सॉलिड में रहता है, डायरेक्टली क्या होता है, सॉरी गैस में रहता है, द्रव से डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो पिघला हुआ रहता है ना। इसका मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे मान ली यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया लिक्विड हो गया, है ना। लिक्विड को क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हिम मतलब बर्फ बन गया, है ना। मतलब कोई पानी हो गया, पानी को अगर ठंडा करेंगे, सिंपल सी बात है, फ्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जमना, है ना, जमना कहते हैं, या फ्रीजिंग बोलिए, है ना, या हिमांक बोलिए। द्रव का जमना किसे कहते हैं? तो बोलता है हिमांक की प्रक्रिया को द्रव का जमना कहते हैं। अगर मान ली कोई बर्फ में बदल गया तो सिंपल सी बात है द्रव का जमना कहला गया। अब आते हैं कि विशिष्ट गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो बोलता है कि एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा को विशिष्ट गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ होता है वो जब कन्वर्ट होता है तो किसी भी ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। जब अवशोषित करता है तो उसका विशिष्ट गुप्त उष्मा कहलाता है। अब आपको देखिए इसमें से आपको थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होता है ना, और पदार्थ का जो पांचवी अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। मतलब पदार्थ जो होता है 5 अवस्था में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 जो है आपको आगे क्लास तक पढ़ना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है फिलहाल कि पदार्थ की चौथी और पांचवी भी अवस्था होती है, एक प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ तक में आपका टोटल A to Z आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर मिडिल क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग टाइप से लेकर शॉर्ट टाइप टोटल चीज़ कवर कर लिया गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया होगा तो बिल्कुल कॉमेंट में बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट बार उसको अच्छे
आसानी से या पर्सनली उसको हम शॉर्ट्स बनाकर उसे अपलोड कर सकें और आपको सारे सब्जेक्ट में इसी सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल या इसी बुक का टोटल टॉपिक को मैं इसी तरह नोट्स बनाकर आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, याद कर सकें। आप देखिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिले और मुझे उत्साह मिलते रहे, जिससे कि मैं वीडियो को आगे बना सकूं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे संबंधित जितने भी चैप्टर में आए क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको टोटल A to Z समझाते हुए उसको याद कराने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ में आप उसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो सकेगा। आप इसको भूलिएगा मत, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।